प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ आज शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तेजी से अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास करिए और जहां जहां भी शेयर कर सकते हो करिए, ताकि सभी लोग तेजी से जुड़ जाए। अपने परिवार के लोगों को, फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास करिए। आइए पहली घटना तरफ चलते हैं और पहली घटना है ऐतिहासिक। क्या कहा जा रहा है? आज 7 दिसंबर को कौन कौन सी घटनाएं पूर्व में हुई हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता में पहुंचा। तो पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता में पहुंचा। ध्यान रखिएगा, भाप से चलने वाला पहला जहाज। 1995 में भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया। संचार उपग्रह 2C, कौन सा? 2C, संचार उपग्रह 2C का प्रक्षेपण किया। 1949 में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 1949 में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। पहली बार आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हिंदू विधवा का विवाह हुआ। और 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बना और उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला किया। 1917। 1914 से 1918 के बीच में ये पहला विश्व युद्ध था और दूसरा विश्व युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 से 1947। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हमला किया। तो आज 7 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में मैंने आपको बताया। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही सूचनाएं आप तक पहुंच सके, आपकी जानकारी में, आपके बौद्धिक विकास में सहायक हो सके। आइए पहली घटना की तरफ चलते हैं। 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने के सिर्फ 5 साल बाद भारत 1 जनवरी 2023 को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यानी 42 सदस्यीय जो है एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था बनी हुई है, उसमें 1 जनवरी 2023 को भारत क्या होने जा रहा है? वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। तो सुपरविजन का काम करता है, जो पारंपरिक हथियारों की और दोहरे उपयोग की जो चीजें होती हैं उनके हस्तांतरण पर निगरानी का काम करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनने जा रहा है? अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है? गुजरात विधानसभा चुनाव संबंध में है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल की है। यहाँ पहले चरण की वोटिंग में गिर के घने जंगलों में सिर्फ एक वोटर महंत हरिदास जी उदासीन के लिए भी एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। गिर के जंगलों के बारे में जहां आप जानते हैं कि शेर रहते हैं और शेरों के लिए एक प्राकृतिक आवास बने हुए हैं, वहां पर एक वोटर है खाली, इनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन। उनके लिए भी एक मतदान केंद्र खोला गया है। गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने 25,343 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इतने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। इसमें से 9,018 शहरी पोलिंग स्टेशन हैं और 16,416 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन है। यानी ये शहरी हैं और ये ग्रामीण हैं। तो ये चुनाव है, आप जानते हो कि अनुच्छेद 324 में चुनाव के बारे में चुनाव आयोग का उल्लेख है। ये हमारे संवैधानिक प्रावधान है और लोकतंत्र में
सबसे बड़ी भूमिका होती है इस आयोग की, क्योंकि ये आयोग जनता से लोगों को चुनकर आने का अवसर प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये है गुजरात चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण खबर। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगमा, ध्यान दीजिएगा, मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने समुदायों की सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के, ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मकसद से एक नई नीति को मंजूरी दी है। एक बड़ा विषय है मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, इसके लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगमा जी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मेघालय देश का तीसरा राज्य है जिसने खास तौर से बच्चों, किशोरों और युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देते हुए ऐसी नीति बनाई है। ये तीसरा राज्य है, ये कहा गया, और किस विषय पर, कि बच्चों, किशोरों और युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। देखिए, सारी गतिविधियां, सारा कुछ जो है वो मानसिक है। अगर गौर से देखें तो एक बहुत बड़ी नीति है ये, और अगर मानसिक स्थिति पर, अगर मेंटल लेवल पर हम लोगों को स्ट्रांग करते हैं या उनकी समस्याओं को कोई सुनता है, उनका समाधान बताने वाला है, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक होता है और इसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट पहल है और मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय MIF बुक प्राइज 2022 का, ध्यान दीजिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय MIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यह किताब इतिहासकार, वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखी है। मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी गई किताब की अनुवादित कृति, हिंदी में किताब अनुवाद किया गया, द चिपको मूवमेंट आ पीपल्स हिस्ट्री, को इस पुरस्कार के लिए चयनित आधुनिक भारतीय इतिहास और विविध विषयों पर आधारित 5 किताबों में से चुना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार दिया गया है और शेखर पाठक जी का नाम याद रखिएगा, मनीषा चौधरी जी का नाम याद रखिएगा। चिपको आंदोलन बहुत ही अच्छा आंदोलन था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है पेड़ों को पकड़ करके खड़े हो गए और उनका उद्देश्य था पेड़ों को ना काटा जाए, वनों का संरक्षण किया जाए। तो इस उद्देश्य से ये घटना घटी थी, बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से है और इसका मुख्य उद्देश्य है वन संरक्षण। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए 5वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चले। 5वीं खबर क्या कहती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022, और क्या हुआ है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा दिया 5 विकेट से। इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 248 रनों का स्कोर खड़ा किया था। एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि इस बार कौन जीता है, तो दूसरा बन जाता है कौन हारा है, ठीक है, और तीसरा बन जाता है विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, दिमाग में रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर ये न्यूज और ये सारी क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण लगते हैं
आपके परीक्षा के लिए हितकर है तो जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, एचएसएल की वैकेंसी आ गई है और अब फिर से नए सिरे से तैयारी करने के अवसर हम लोगों के सामने आ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बराबर मेहनत करते रहें, लगन बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि जो प्रतियोगी है, प्रतियोगिता का मतलब ये है बराबर संघर्ष करना। तो मेहनत करिए, मानसिक युद्ध है ये, और इस मानसिक युद्ध में शरीर को स्वस्थ रखना, पूरे मन से खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि युद्ध शरीर और मन दोनों आधार पर लड़ा जाता है। अगर मन से स्ट्रांग नहीं है तो हार जाएंगे, शरीर से स्ट्रांग नहीं है तो भी हार जाएंगे, और दोनों के सामंजस्य से हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। तो अपनी तैयारी बनाए रखिए, जो वैकेंसी जा रही है, जिसके लायक अपने आप को समझते हैं, पूरे प्रयास करिए ताकि सफलता मिल सके। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाइए। ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए सरकार द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, और इस प्रक्रिया में स्वदेशी उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना के तहत भारत ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के निर्माण में शामिल कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र में कंपनी का वार्षिक कारोबार ड्रोन के लिए 2 करोड़ रुपए और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए होना चाहिए। देखिए, ये ड्रोन का क्या पर्पज है। जैसे ड्रोन हम लोगों ने देखा कि शादी विवाह में ड्रोन दिख रहे थे, है ना। फिर हमने कोविड के समय देखा कि बहुत सारी चीजों को लेके लोग जा रहे थे। अभी ड्रोन की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। ड्रोन की भूमिका क्या हो गई है कि इस समय जितनी भी हमारी चीजें हैं उनमें अहम रोल प्ले कर रहा है, और ये ड्रोन से बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। जो सूचनाएं हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब खींच रहा है, तो ये सुरक्षा में काम आ जा रहा है, वस्तुओं के भेजने में काम आ जा रहा है। आने वाले समय में ड्रोन टैक्सी के रूप में भी काम आएगा। टैक्सी टैक्सी के रूप में काम में आने की संभावना है। अभी कई कंट्रीज में इसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हो रहा है कि ड्रोन को हम टैक्सी के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय के सब नए आविष्कार होंगे, नई खोजें होंगी, जिनकी वजह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो ड्रोन के संदर्भ में और ड्रोन उपकरणों के लिए सरकार की जो रूपरेखा है वो बहुत ही सकारात्मक है। एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र में भी इस पर कार्य हो रहे हैं, ताकि जो है नए लोग जुड़ सके और इस उद्योग में, इस कार्य में सहयोग करके इस उद्योग को आगे बढ़ा सके। तो ये ड्रोन के संदर्भ में सूचना थी, ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से एक चैनल भी है, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी है, तो आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आपको प्राप्त होने जा रही हैं। जैसे टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है, टेस्ट सीरीज एसएससी जीडी के लिए आने जा रही है, एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज आने वाली उससे आएगी। इसके बाद में एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज उसमें आने वाली है। ये सभी टेस्ट सीरीज उसमें एप्लीकेबल होने वाली हैं, और ये सभी कुछ आपके लिए फ्री होने जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। तो अगर आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तभी आने वाले समय में चीजें आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो ये सभी टेस्ट तो सारी चीजों के लिए तैयार रहें। इसी प्रकार से सीएचएसएल और सीजीएल और सीपीएफ, इन सभी के लिए भी टेस्ट पेपर वहां से अवेलेबल होने जा रहे हैं। मटेरियल वहां पर बहुत सारा आपको मिलने जा रहा है। ये जो आप न्यूज देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए उसे डाउनलोड करना और ज्वाइन करना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना लॉन्च की है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने एक जिला एक उत्पाद की योजना तो लॉन्च की ही थी, अब उसी तर्ज पर एक और आ गई है, एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक खेल योजना के तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को पोषण करना,
उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्या कहा जा रहा है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमेशा ध्यान दिया करिएगा। स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ये परीक्षा के लिए क्वेश्चन हो गया आपका, आरओ जैसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा और राज्य में युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखेगा। राज्य का खेल विभाग कम उम्र में लोकप्रिय खेलों से संबंधित प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उन्हें उचित प्रशिक्षण देगा। देखिए, खेल एक माध्यम है, खेल के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा युवा कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। खेल से हमें ये पता चलता है कि हमारा युवा कितना सशक्त है, मजबूत है। ये चीजें करने से एक हमारे क्षेत्र की चीजों का निकलने का अवसर मिलता है, प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। बहुत सारे अच्छे धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। तो ऐसे में इस योजना से भी निश्चित रूप से लाभ होगा, और जिसका उद्देश्य है कि प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए तैयार करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा, एक जिला एक खेल। आइए 8वीं खबर की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत को प्रेषण में $100 बिलियन प्राप्त होने की संभावना है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को $100 बिलियन प्राप्त होंगे। $100 बिलियन, यह पहली बार है जब कोई एक अकेला देश इस आंकड़े तक पहुंचेगा। उच्च आय वाले देशों में भारत में नकद हस्तांतरण 2016-17 में 26% से बढ़कर, ध्यान दीजिएगा, नकद हस्तांतरण 2016-17 में 26% से बढ़कर 2020-21 में 36 से 33% से अधिक हो गया। विश्व बैंक ने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 5 खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 54% से घटकर 28% हो गई। यानी जो खाड़ी देश हैं उनका जो हस्तांतरण था वो जो है 54% था, जो घटकर क्या हो गया, 28 हो गया। और जो हमारे यहाँ भारत का था वो 26 था, और वो बढ़कर कितना हो गया, 36% हो गया। विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के प्रवासियों द्वारा अर्जित धन में कमी आने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखिएगा, $100 बिलियन मिलने की संभावना है, ये विश्व बैंक ने कहा है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात आई है। तो ये परीक्षा के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व बैंक से कितने बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। तो वो है हमारी $100 बिलियन। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को 3 महीने के भीतर राजस्व और वन अभिलेखों में बंदोबस्त अधिकार दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि राजस्व और वन विभागों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत समुदायों को दी गई वन भूमि का अंतिम नक्शा तैयार करना चाहिए। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने निर्देश किस बात के लिए दिया है कि सभी राज्यों को 3 महीने के भीतर राजस्व और वन अभिलेखों को बंदोबस्त अधिकार दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, राजस्व जो है एक बहुत बड़ा आय का साधन है, और जो वनों की स्थिति है, वन अभिलेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सरकार का जो कदम है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसके माध्यम से हम चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उनका जो है प्रतिफल हमें मिलता है। पत्र में कहा गया है कि राजस्व और वन विभाग को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत समुदायों को दी गई वन भूमि का अंतिम नक्शा तैयार करना चाहिए। जो भूमि का जहां भी आवंटन हुआ है उसको फाइनलाइज करें तो बेहतर होगा। तो ये सभी कुछ जो है केंद्र सरकार के आदेश के अधीन है, और 3 महीने का 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आइए, प्रश्नों की शुरुआत हो रही है, और आज जो है पहले 10 करंट के क्वेश्चन है आपके पास, 10 करंट हैं, और 25 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जीके और जीएस से हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, ध्यान रखिएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 35। पूरे समय तक बने रहिएगा, चीजों को देखने का प्रयास करिएगा।
क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है कहीं न कहीं एक बड़ा उद्देश्य आपका भविष्य है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मिशन स्ट्रीट प्रयागराज के माध्यम से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है। पहला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is the Armed Forces Flag Day celebrated every year? ऑप्शन ए 6 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। हालांकि आंसर आपको दिख भी रहा है तो आपके मन में आ रहा होगा कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 1949 से ही इसकी परंपरा शुरू हुई है और ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों के कल्याण हेतु मनाया जाता है। यह दिवस साल 1949 से मनाया जा रहा है। 1949 से मनाया जा रहा है। भारत को आजादी मिलने के बाद 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने के लिए चुना था। तो ये 7 दिसंबर का जो दिन है ये झंडा दिवस के लिए है, ये याद रखें। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हम लोग घटनाक्रम देख रहे हैं, जो भी प्रश्न चलते हैं, जो भी न्यूज चलती है, प्लीज उसे अपने हाथ से एक बार जरूर लिखते रहिए, क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो वो चीजें आपके मस्तिष्क में कहीं अंकित होती रहेंगी। और ये जान लीजिए कि दिल एक बार धोखा दे सकता है लेकिन दिमाग धोखा नहीं देता है। दिल में धोखा हो सकता है क्योंकि दिल भावनाओं से और आकांक्षाओं से भरा होता है, दिल में इच्छाएं होती हैं, इसलिए वहां धोखा हो सकता है। लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जैसा आप उसमें डालेंगे वैसा ही आपसे निकलेगा। जो इनपुट है और जो आउटपुट है अगर अच्छा है तो दोनों के परिणाम अच्छे आएंगे। तो प्लीज अपने हाथ से एक बार लिखते रहा करिए ताकि चीजें आपके मस्तिष्क में कहीं अंकित होती रहें। तो ये आपका था कि झंडा दिवस कब से मनाया जा रहा है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है और 1949 से मनाया जा रहा है। आइए दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? नेत्रहीनों के लिए ध्यान दीजिएगा, नेत्रहीनों की बात हो रही है और तीसरा है, ये दो हो चुके हैं। T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। ये कब से कब तक हो रहा है? ऑप्शन है 5 से 17 दिसंबर, 6 से 16 दिसंबर, 7 से 18 दिसंबर और डी 8 से 20 दिसंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 5 से 17 दिसंबर है। ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है और इसका ये तीसरा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। विश्व कप 2022 के भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान देश भारत है। तो जो भाग लेने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेजबान जरूर याद रखिए कहाँ क्या चीजें हो रही है, कौन कर रहा है। तो वो देश कौन सा है? भारत है। सभी देशों के लगभग 150 खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जो भारत के 9 शहरों में आयोजित की जाएगी। यानी ये जो प्रतियोगिता है, जो ये मैच हो रहा है, ये 9 शहरों में होगा और 150 पार्टिसिपेंट इसमें होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दिल्ली में कर्तव्य पथ में दिव्य कला मेले का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? दिव्य कला, ऑप्शन है 1 से 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 से 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 से 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 3 से 8 दिसंबर। सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है सी 2 से 7 दिसंबर। देखिए कहाँ की बात की जा रही है? दिल्ली में कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ को पहले क्या कहते थे? राजपथ कहते थे। इससे पहले क्या कहते थे? इसको बोलते थे किंग्स वे। किंग्स वे, किंग्स वे से बदल के क्या हुआ? राजपथ हुआ और राजपथ से क्या हुआ है? कर्तव्य पथ हो गया है। ये नाम बहुत अच्छा है और ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका कर्तव्य पथ में
कब से कब हो रहा है? 2 से 7 दिसंबर हो रहा है। और ये कौन सा मेला है? ये दिव्य मेला है, क्योंकि ये दिव्य जनों से संबंधित है। आइए देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दिव्य कला मेला 2 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है देश भर के दिव्यांग कारीगर, ध्यान दीजिएगा, देश भर के दिव्यांग कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और शिल्प कौशल के लिए एक मंच प्रदान करना है। कर्तव्य पथ पर पहली बार दिव्य कला मेला शुरू हुआ है। मेले में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 से अधिक दिव्यांग अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दिव्यांग के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। दिव्यांग, इसी से बना है दिव्य मेला। सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऐसे दिव्यांग कारीगर, ऐसे दिव्यांग शिल्पकार जिनके अंदर बहुत सारी अटूट प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनकी भी प्रदर्शन से जन सामान्य तक चीजें पहुंचेंगी और निश्चित लोगों से इनका जीवन स्तर अच्छा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। वित्त मंत्रालय ने नार में एनएमडीसी के स्टील प्लांट में सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? देखिए, सरकार बेचने की बात कर रही है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वित्त मंत्रालय ने का क्या कहा है कि नार में एनएमडीसी के स्टील प्लांट में सरकार कितनी भागीदारी बेच रही है? ऑप्शन ए 25.60%, ऑप्शन बी 50.79%, ऑप्शन सी 68.79%, ऑप्शन डी 97.99%। तो ये नार में एनएमडीसी द्वारा जो चीजें हैं उस पर बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है कि सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इसका आंसर है 50.79%। ये इसका आंसर है, याद करिएगा। वित्त मंत्रालय ने नार में एनएमडीसी के इस्पात संयंत्र के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की हैं। वित्त मंत्रालय ने कंपनी में 50.79% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। बोली प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिकार खरीदने की पहचान के बाद सरकार एनएमडीसी को परिणामी कंपनी में 10% हिस्सेदारी पेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने हिस्सेदारी बेचने की बात की गई है। ऐसे प्रश्न बैंकिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, हालांकि आने के लिए सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं और यूपी टीसीएस के एग्जाम में भी आपको देख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सरकारी बैंक के लिए कितने स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। Recently, how many levels of regulatory norms have been implemented by RBI for urban cooperative banks? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। अगर आपको मालूम है तो जरूर जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 4। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कैसे नियामक मानदंडों को लागू करने के लिए कितने स्तरीय व्यवस्था की गई है, तो 4 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना अधिसूचित किया है। एक 4 स्तरीय संरचना अधिसूचित किया है। इससे पहले भारत में यूसीबी को आरबीआई द्वारा 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों की जांच के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक श्री एन.एस. विश्वनाथ की अध्यक्षता में 15 फरवरी 2021 को शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। तो आपके लिए 4 स्तरीय याद करने का विषय है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में क्या किया जा रहा है। तो 4 स्तरीय याद रखिएगा, ये आरबीआई का प्रावधान है। किस संदर्भ में? सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, बस इतना ही याद रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, अब तो आपको इसका उत्तर बन ही जाएगा, क्योंकि सबको सामने ही देख रहे हैं, आज ही चर्चा हुई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अभी आपने पढ़ा भी है, आपको जानकारी है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षाओं में आपके सामने आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कमेंट और लाइक भी जरूर करिए। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम लोगों को लगता है कि जो कार्य आपके लिए हम कर रहे हैं वो एक सकारात्मक है और आपके जीवन और भविष्य के निर्माण में सहायक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याख्या को देख लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना लॉन्च की है। एक जिला एक खेल योजना के तहत 75 जिलों में प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने जिले में निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ये एक जिला एक खेल के संदर्भ में बातचीत थी। आइए, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बी के मिश्रा, ऑप्शन बी एस एम झा, ऑप्शन सी एम परमा शिवम, ऑप्शन डी एस बालचंद्रन। पहले विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एम परमा शिवम। ये इन्हें नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्नों के आंसर्स अक्सर पूछे जाते हैं कि कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा एम परमा शिवम। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमा शिवम को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमा शिवम की नियुक्ति की है। यानी इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? 3 साल के लिए होगा। क्या चीजें याद रखनी है? 3 साल कार्यकाल, और नियुक्ति किसकी हुई है? एम परमा शिवम। नाम याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा संभावना है कि ये परीक्षा में आपके सामने आ जाए। तो ये देखिएगा, ये दिसंबर 2022 के लिए किया गया है और इसमें अध्यक्षता मिली है भारत को। इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रतिदिन की वीडियो में हम आपको प्रतिदिन के घटनाक्रम से रूबरू कराते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके पास लेकर आए। इस दिशा में तमाम चीजों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिनका उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रसार में हम उन्हें दिखाएं, उन्हें आप तक पहुंचाएं, ताकि जो हम सभी का उद्देश्य होता है कि हम अपने माध्यम से कुछ बेहतर कर सकें। तो इन चित्रों को दिखा करके, इन बातों के माध्यम से आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सकारात्मक है, सबका कल्याण है। तो प्लीज, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो जरूर लाइक करिए, क्योंकि इन सब चीजों को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, और उद्देश्य अच्छा है, इसलिए सारी चीजें बहुत सकारात्मक लगती है। आइए महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ देखें, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है। भारत ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली थी। तो ये 2021-22, ये 2 साल का जो कार्यकाल था, ये क्योंकि हम लोग क्या है, अस्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थायी सदस्य के रूप में हमें अवसर मिला था। अस्थायी सदस्य, इनके लिए 2 साल का समय होता है। और परमानेंट जो सदस्य है, आप जानते हैं परमानेंट मेंबर कौन है यहाँ के, वो आपका यूएसए है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। इनको परमानेंट मेंबर कहा जाता है।
जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक ये सदस्य रहेंगी। और क्या कहा गया है कि इनको वीटो पावर है, वीटो पावर। इनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पर ना कर देगा तो उसे ना ही माना जाएगा। अभी तक रूस ने भारत के पक्ष में सबसे ज्यादा बार वीटो किया है, सबसे ज्यादा बार वीटो किया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में कहां पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। यहां पर पहली बार इसको किया गया है। आइए देखते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा याद रखिएगा, जगह पूछे, ने कश्मीर घाटी के पहले जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की, जो उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अलोसा क्षेत्र के केटसन गांव में आयोजित किया गया। बांदीपुरा जिले के कहां पर, ध्यान दीजिएगा, अलोसा क्षेत्र के केटसन गांव में, नाम याद रखिएगा, केटसन गांव में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को होम स्टे, घुड़सवारी, होटल प्रबंधन आदि के बारे में शिक्षित करना था। होम स्टे, घुड़सवारी और होटल प्रबंधन के बारे में बताना था, जागरूक करना था। तो ये उत्सव मनाया गया है, शीतकालीन उत्सव है, पहले जनजाति के रूप में मनाया गया है। और ये कहाँ हुआ है? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी, अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलें तो ऐसे करके जम्मू कश्मीर का नक्शा बनता है। ये इसमें ये पूरा एरिया, ये कश्मीर घाटी है, ये एरिया जम्मू का है, ये लेह लद्दाख का एरिया है। ध्यान रखिएगा, इस एरिया में ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संगाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? संगाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है मणिपुर। ये मणिपुर से संबंधित है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। संगाई महोत्सव, कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद संगाई महोत्सव किया जा रहा है। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव वर्ष 2010 में शुरू हुआ। यह वर्षों से मणिपुर के लिए अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुआ है। 2010 से शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसका उद्देश्य है कि जो मणिपुर की संस्कृति है, जो यहाँ की समृद्ध परंपरा है, इसको जन सामान्य के सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाए, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। तो संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य, याद रखिएगा, संगाई महोत्सव कहां पर? मणिपुर राज्य पूछा जाता है। और कब से शुरू हुआ है? 2010 से शुरू हुआ है, ध्यान रखिए, 2010 से शुरू हुआ। तो ये एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए। आइए, अब जो जीएस और जीके की श्रृंखला है उस पर चल रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं और तमाम कक्षाओं में इन सब चीजों पर चर्चाएं भी हुई हैं। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारकाधीश मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, मथुरा में। और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? वो गुजरात में है। पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोमती। फटाफट बताइए।
प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है गोमती। वहां गोमती नदी बहती है और उसके किनारे है। ये द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है, जगत मंदिर। और इसका निर्माण कहते हैं भगवान कृष्ण के पोते बैजनाथ ने करवाया था, इन्होंने करवाया था। और 1472 में महमूद बेघड़ा ने इसको क्षति पहुंचाई। बाद में 16वीं और 17वीं सदी में इसको जो है फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ। तो ये है आपका द्वारकाधीश मंदिर है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मंदिर है, और ये गुजरात में है, गोमती नदी के तट पर। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। सारे विद्यार्थियों फटाफट जवाब दीजिए। जवाब देना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि गलत होना ये बताता है कि हमें उस विषय पर जानकारी नहीं है। लेकिन जवाब देने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। मूक दर्शक बनना उचित नहीं है। जहां हम लिख सकते हैं वहां लिखना चाहिए, जहां हम बोल सकते हैं वहां हमें बोलना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1869 से 1872 रहा। इस कार्यकाल में इन्होंने क्या किया है, जनगणना प्रारंभ कराई थी। जनगणना, पहली जनगणना इन्हीं के काल में 1872 में प्रारंभ हुई। ये बात अलग है कि 1881 से पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई, यह अलग बात है। तो यह ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना इनके समय प्रारंभ हुई, इनका कार्यकाल ये रहा। ये बहुत ही मेहनती आदमी थे। बताते हैं कि 20,000 मील की यात्रा करके ये भारत में आए थे। प्रतिदिन 80 मील घुड़सवारी करते थे, घुड़सवारी करते थे। तो इनके बारे में बेसिक बातें हैं। ये पोर्ट ब्लेयर की यात्रा में गए थे। वहां पर एक शेर अली नामक व्यक्ति ने इनके शरीर में छुरा घोंप दिया, छुरा घोंप दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षाओं में आ सकता है, आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम, RAM। ऑप्शन ए रैपिड एक्शन मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रेगुलर एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। ये आपने बहुत पढ़ रखा है, जानकारी होगी आपको। इसका आंसर है रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर याद करने की जरूरत है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। ऑप्शन ए गहरी लाल या लाल, समुद्री नीली या नीली, तोतई हरी या हरी, सफेद या हल्का सफेद।
चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, सफेद हल्का सफेद, ये आंसर है इसका, सफेद हल्का सफेद, ये इसका आंसर है। कुछ टेक्निकली गड़बड़ हुआ है। चलिए तो सफेद हल्का सफेद याद रखिएगा, आंसर इसका क्या है, सफेद हल्का सफेद। देखिए आप कपड़े भी देख लीजिए, ये केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम, और ये किस पर आधारित है, ये भगवान विष्णु के मोहिनी नृत्य पर आधारित है, भगवान विष्णु के मोहिनी नृत्य पर आधारित है। और देखिए ये जो इन्होंने वस्त्र धारण किया है, इसमें सुनहरा है और हल्का सफेद या सफेद कलर का यूज किया गया है। तो ये परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, चमकीले सुनहरे हैं। इन सभी चित्रों को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास है ताकि बेहतर तरीके से आपको समझा सके। आइए 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रिपल तलाक, ऑप्शन बी आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन सी एयर इंडिया का निजीकरण, ऑप्शन डी जीएसटी। देखिए ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो 124वां विधेयक है, ये बन गया बाद में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की इसने बात की। इसने अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा, 16 में खंड 6 जोड़ा, और नौकरियों में भी आरक्षण दी, शिक्षा में आरक्षण और नौकरी में आरक्षण, दोनों आरक्षण इसने प्रदान किए हैं। ये देखिए आपके सामने चित्र भी है। तो ये है 103वां संविधान संशोधन, 10% आरक्षण दिया जा रहा है, 12 जनवरी 2019 को अनुमति मिली है, और ये आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए है। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है परीक्षाओं में ये आपको मिलेगा। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आना चाहिए। आइए कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू UBUNTU क्या है? इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज है, सैप की एक ईआरपी प्रणाली है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फायरवॉल है। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल याद कर लीजिए उबंटू, बिल्कुल रट डालिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया, उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की, उन्होंने गोवा के विलय में मदद की, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया। देखिए इसका आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में मदद किया। ये पिंगली वेंकैया जी हैं, इन्होंने ध्वज बनाया, उसमें सफेद रंग गांधी जी, जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी जी के कहने पर ऐड किया, जोड़ा। इनके द्वारा बनाया गया नक्शा 1931 के कराची अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, उसमें स्वीकार किया गया। और एक और पॉइंट, हंसराज, ध्यान दीजिएगा, इनका जो नक्शा था इसमें चरखा था, चरखा है, ध्यान दीजिएगा, चरखा था। हंसराज के कहने पर इसमें अशोक चक्र आया। इन्हीं बातों को याद रखिएगा। पिंगली वेंकैया जी एक सामाजिक आदमी थे जिन्होंने यह कार्य किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में डिजाइन किया, चीजों को किया। आज हमारे सामने जो ध्वज है हमारा केसरिया, सफेद और हरे रंग है, उसमें नीले रंग से उसमें हमारा अशोक चक्र बना हुआ है। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? 1973 में, 1953 में, 1964 में, 1983 में। प्यारे विद्यार्थियों, ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को, जो ये बना तो है 1963 में, लेकिन 1 जनवरी 1964 से लागू किया गया, ये याद रखिएगा, किया गया। जो बड़े अधिकारी होते हैं, IRS अधिकारी जो होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े हुए, यानी राजस्व के संदर्भ में जो कार्य है वो सब इस कानून के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये अधिनियम मुख्य अधिनियम हो गया, जो सभी अधिकारियों कर्मचारियों को नियंत्रित करता है और राजस्व की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, गतिविधियों को। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1964। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, तबला, बांसुरी, वायलिन। देखिए, इनका संबंध है संतूर से, ठीक है। संतूर के क्षेत्र में इन्होंने विशेष ढंग से कार्य किया और इनकी एक अलग पहचान बनी, पद्म विभूषण से सम्मानित है। एक नाम और याद कर लीजिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से हैं। और पन्ना लाल घोष, ये दो नाम आपके बांसुरी से हैं। जाकिर हुसैन, ये नाम तबला। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लोगों के नाम याद रखिएगा। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है केरल। ये केरल में एक जिला है कोल्लम, कोल्लम जिले में स्थित है और ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील। तो ये ध्यान रखिएगा, कोल्लम जिला
और ताजे पानी की झील। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ये नर्मदा नदी पर बना है। ये बांध किस पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है ये नदी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इसी पर कौन सा प्रपात है? धुआंधार। धुआंधार प्रपात। तो ये आपका पॉइंट था, इसको गौर से देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? जे ई साल्क, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवेरॉन, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, इसे पावर हाउस बोलते हैं ऑफ अ सेल। पावर हाउस है ये। और ये नाम जो आया है ये है कार्ल बेंडा। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए चित्र के माध्यम से सारी चीज दिख रही है, पावर हाउस की तरह दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाए चीजें आप तक पहुंच सके। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 25 क्वेश्चन है, सीरीज है पूरी। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी नाखून। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर आपको लगता है? सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आंख। आंख के लिए, ठीक है। तो ये एक पिगमेंट है जो आंख में होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए द्रुम, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी रुपका। ये देखिए मुद्राएं देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए उस समय इसको कहा जाता था दीनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, बहुत संख्या में चलाई गई थी, लेकिन शुद्ध सोने की मुद्रा के लिए जाना जाता है कुषाण को। ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना, शुद्ध सोने के लिए कहते हैं 24 कैरेट।
तो ये शुद्ध सोने की जो मोहरें चलाई गई कुषाणों के द्वारा चलाई गई, और सोने की सिक्कों को जो चलाया गया वो गुप्त काल में चलाया गया, और उसे क्या कहते हैं, दीनार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ताप्ती। सारे विद्यार्थियों, इसको नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, ताप्ती नदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। नर्मदा के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये अमरकंटक से निकली है, अभी मैंने चर्चा की थी आपसे। धुआंधार जलप्रपात है, संगमरमर की चट्टाने हैं, फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी यहीं पर हुई है काफी, और यही अमरकंटक की पहाड़ी के दूसरे छोर से सोन नदी निकली है, जो बाद में गंगा में मिल जाती है, और ये जाती है बाद में मिल करके बंगाल की खाड़ी, और ये जाती है बाद में अरब सागर। दो दिशाओं में जाने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट, लंबी, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये झील है केरल में, चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी है, ये लोकेशन है वेम्बनाड झील की, ये आपका केरल है, और ये है वेम्बनाड झील। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, हमने चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया है ताकि उस चीज को आप देख ले। इसका आंसर है मालदीव, ये है मालदीव, द्वीप समूह है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, समुद्र का जो सी लेवल है ये ऊपर उठ रहा है, और इसके डूबने की संभावना है, डूबने की, डूब जाएगा। मालदीव हमारे सार्क का भी सदस्य है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में बना, जिसका मुख्यालय है काठमांडू में, और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। इसकी स्थापना जब हुई तो शेख मुजीबुर रहमान इसमें स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसके 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य जो है भारतीय सीमाओं से लगने वाले हैं, और समुद्री सीमा से लगने वाला देश है मालदीव। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। फटाफट जवाब दीजिए, आप लोग जवाब देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सारी चीजें आपके संज्ञान में चल रही है, समझ में आ रही हैं। जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो भी उत्तर आता है, उसका फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत। ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी भास। देखिए इसके लेखक जो है वो है आपके कालिदास जी। इन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? मेघदूत है, अभिज्ञान, शाकुंतलम है, रघुवंशम है और ऋतु संहार है। इसके अलावा माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम है। ये इनकी पुस्तकें हैं, ध्यान देने का है, परीक्षाओं में आ सकती है। एक विद्वान व्यक्ति और जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके ये पुस्तक लिखी है। आइए, आज 25 क्वेश्चन की सीरीज है ये आपके पास। भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी गुंडू द्वीप, ऑप्शन सी दीव द्वीप, ऑप्शन डी दीवर द्वीप। देखिए इसका भी आंसर हमने आपको दिखाया है, माजुली द्वीप है। कहाँ है इस लोकेशन को समझाने के लिए आपको चित्र दिया गया है। तो देखिए ये है आपका पूरा असम का क्षेत्र और ये आपकी आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। इस लोकेशन पर है ये आपका माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए पूछा जाए किस नदी पर है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। एक कमेंट भी कर दीजिए, कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का स्तर कैसा है, सभी बातें आप जरूर बताइए, क्योंकि आपकी इन बातों से ही हमें पता चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सकारात्मक है और कितना लाभप्रद है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। सारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर है धर्मपाल। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए किया गया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये पाल वंश का शासक था। पाल वंश, इसका पाल वंश से जुड़ा हुआ था ये। इसका पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इनका आप देखोगे अक्सर जो पाल, प्रतिहार और राजपूत, इन तीन के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है। त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है, इसलिए हुआ है त्रिकोणात्मक संघर्ष, कन्नौज के लिए हुआ है। कन्नौज, कन्नौज के लिए क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र था, केंद्र था कन्नौज, सत्ता का केंद्र था। और अंतिम रूप से किनकी विजय हुई? अंतिम रूप से प्रतिहार इस पर स्थापित हुए। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पाल वंश का संस्थापक कौन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन शामिल हुआ, किस लिए शामिल हुआ, अंततः कौन विजयी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है?
प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो ये प्रश्न आ रहा है लोकसभा में, ध्यान देना है इस बात पे। अगर चीज राज्यसभा यहां हो जाती तो प्रश्न बदल जाता। इसका आंसर है अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष, या स्पीकर भी कहते हैं। ये शब्द भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा ही लिखा आ जाता है तो स्पीकर को भी टिक करना होता है। ये अध्यक्ष के हाथ में है। कोई विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा होता है। अगर कोई 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक हो रही है, संयुक्त बैठक, तो उसकी अध्यक्षता भी यही करेंगे स्पीकर महोदय, याद रखिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। बेसिकली जो कला आप देख रहे हो, ये जनजाति कला है, जनजाति कला। ये वारली आर्ट का चित्र है जो आपके सामने रखा गया है। ये आदिवासी जनजाति कला है। आदिवासी समुदाय ऐसी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये वारली कला है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? इसका आंसर तो हमने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया, आपको पता ही है। फटाफट ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी। ठीक है, ये इसका आंसर है, रख लीजिए, बहुत आता है परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 24। गन मेटल, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है कापर, टिन, जिंक। इसमें 88% कॉपर, 10% जिंक और 10% टिन और 2% जिंक होता है। ये बनती है आपकी कॉपर, टिन और जिंक से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। आज का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये है डुगोंग। डुगोंग के बारे में कहा जा रहा है कि डुगोंग किस जैव मंडल का संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। सारे विद्यार्थियों, ये मन्नार की खाड़ी का जीव है। देखिए, डुगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय, समुद्री गाय बोला जाता है। बेसिकली ये जो डुगोंग है, ये हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भारत की मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया
महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज हमेशा एक सतत प्रयास कर रहा है कि हम क्या अपने विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा के माध्यम से अच्छी जानकारियां प्रोवाइड कर सके, महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पूरा करंट अफेयर लेकर आ रहा हूं जनवरी से लेकर के अभी तक का, ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी मदद हो सके। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपकी सफलता में पूरी तरह से सहायक हूँ। अन्य क्लासेस भी चल रही हैं, अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री चल रहा है, मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। बहुत जल्दी हिंदी की कुछ कक्षाएं उसमें आएंगी जो प्रैक्टिस के फॉर्म में होंगी, तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। एक बार उन्हें देखने का प्रयास करें, विजिट करें सभी जगह पर, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि परीक्षा के बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू या उसी तरह के मिल जाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत सारे चित्रों का संकलन भी करता हूँ, जिसका उद्देश्य होता है कि आपके ज्ञान का वर्धन कर सकूं, ज्ञान को बढ़ा सकूं। बहुत सारे चित्र बहुत से डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करके लाता हूँ, ताकि अपने विद्यार्थियों के लिए और जो लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए वहां तक बातें पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। अंदर शुभकामनाएं हैं। हमेशा एक सहयोगी वातावरण में मैं चाहता हूँ कि आपके कल्याण के लिए कुछ कर सकूं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।